बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद आपको एक्सप्रेसो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। मैं इमरान हसन हूँ और ये भी उम्मीद है मुझे कि आपका दिन अच्छे से शुरू हो चुका है। आज कल होता ही है कि सूरज थोड़ा सा जल्दी निकलता है और या फिर हम थोड़ा लेट उठते हैं, ये भी कह सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा दिन जल्दी स्टार्ट होता है। बहुत ही अच्छा एक अच्छा तासुर जाता है उन सभी कौमों के लिए जो अपने दिन का आगाज़ ज़रा जल्दी करते हैं, यानी कि उनका दिन जल्दी शुरू होता है। सो आपका दिन अगर जल्दी शुरू हुआ है तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। नहीं अभी तक लेज़ी हैं, देख रहे हैं टेलीविज़न चल रहा है और टेलीविज़न सेट के सामने है, तो हम आपसे कहेंगे उठ जाइए, वक्त को ज़ाया करने के बजाय बेहतर है। और एक और चीज़ बड़ी अहम है जिस पर कम अज़ कम मैंने अपना ईद के बाद का एक मेरा कुछ कहते हैं ना एक स्लोगन था या एक मिशन था जिस पे मैंने काम करना है, रेजोल्यूशन थी, वो था कि जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम है इसको कम करना है। भाई आपके जो जितने भी नए मोबाइल फ़ोन्स हैं वो आपको आपका स्क्रीन टाइम बताते हैं, आपको बताते हैं कि आप रोज़ाना 24 घंटे में से कितने घंटे हैं जो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ज़ाया कर रहे हैं। तो ऑन एवरेज मैंने देखा है 4 से 5 घंटे लोग मोबाइल फ़ोन स्क्रीन के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। एटलीस्ट आप ये सोचिए कि अगर वही 4 से 5 घंटे किसी पॉजिटिव काम के अंदर यूटिलाइज हो तो उसका कितना फ़ायदा हो सकता है। सो दिस इज़ वन मेन थिंग। मैंने सोचा है कि प्रोग्राम के अंदर रोज़ाना हम शुरू में कोई एक ऐसी बात करें जिससे हमारी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव एंगल ऐड हो सके। तो ये जो मोबाइल स्क्रीन टाइम है इसको हमने विद द टाइम कम करना है, हमने हकीकी ज़िंदगी पे ज़्यादा फोकस करना है। दिस इज़ व्हाट आई हैव स्टार्टेड एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी मेरे तवस्सुत से अगर शुरू कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। सो नए दिन का आगाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे ये दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। और आज जब अप्रैल की 16 तारीख है 2024 है, तो हम एक खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आप रात जल्दी सो गए थे, सुबह आपको नहीं पता चला कि रात को क्या हुआ है, राती फिर हो गया और कमजड़ा नहीं होना चाहिए दसी जिनों का जिसको कहा जा सकता है, वो है पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से। मैं और आप जो कि बहुत सताए हुए हैं पेट्रोलियम प्राइसेस के, तो रात को एक और झटका हमें मिला है, लेकिन मैं ज़रा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। ये ज़्यादा से थोड़ा सा कम है लेकिन बहरहाल तगड़ा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये 14 पैसे तक इजाफा किया गया है। दूसरी जानिब अगर मैं इसको बाइफरकेट करूँ, पेट्रोल की प्राइस की खास तौर पर बात करूँ जिससे मेरा ज़्यादा ताल्लुक है क्योंकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलता है, तो वो 4 रुपये 53 पैसे इसमें फ़ी लीटर इजाफा हुआ है। और ये नई कीमत जो पेट्रोल की अब वो 293 रुपये 94 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल जिसका ताल्लुक आपकी सब्जियों फलों की तरसील से या आपके जो रोज़मर्रा का सौदा सल्फ है उससे होता है, या फिर आप अगर ट्रैवल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे उससे भी होता है, तो 8 रुपये 14 पैसे उसको महंगा कर दिया गया है। 8 रुपये 14 पैसे डीजल महंगा हुआ है और पेट्रोल भी मैंने आपको बताया कि वो भी महंगा हुआ है। दूसरी जानिब जो नई कीमत है 293 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है डीजल की। पेट्रोल और डीजल अब तकरीबन साथ साथ ही हो गए हैं, इनकी कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अवाम ने आज इस पे कुछ खास मुसरत का इजहार नहीं किया और अवाम कहते हैं कि भाई कोई हम करें, थोड़ा सा इसको कम करें, लेकिन अवामुन्नास, मैं भी आप में से हूँ, हम एक दूसरे के साथ हैं। ये ऐसे ही है और ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। ऐसा लगता है जिस तरह की सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में बन रही है या जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खुदा न खास्ता ये मामला मजीद गर्म हो सकता है और हालात ख़राबी की जानिब मैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस बात करूँ जा सकते हैं। कल वैसे सोने की कीमत में भी कोई 800 रुपये फ़ी तोला इजाफा हुआ था और वो एक्सपेक्टेड था ईरान और इसराइल डेवलपमेंट के बाद। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आज हमने शुरू में ही सोचा कि हम मईशत के ऊपर बात करें, इकॉनमी किस जानिब जा रही है और हमारे जो माहिर मईशत है या माहिरीन मईशत हैं वो क्या पिक्चर आगे फर्दर देख रहे हैं इकॉनमी की, इस पर हमने बात करनी है। सो आज की बड़ी खबर में हम इकॉनमी पे ही बात करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा जी, हमने जैसा कि मैंने कहा कि हम इकोनॉमी भी ही बात करेंगे। सो इकोनॉमी मईशत इस पे हमने 12 बात की है, आज पे ज़रा हमने ज़रूरी समझा कि हम इसे टच करें। हुकूमत की कोशिशें तो जारी हैं कि मईशत में बेहतरी हो, कुछ ना कुछ उम्मीद पैदा हो रही है। स्टॉक मार्केट की कोई सूरत हाल अगर आपको बताएं तो इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। कल आपको हमने बताया था सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में एक सऊदी अरब का जो वफ़द है वो पाकिस्तान के दौरे पर पहुँचा था। इसमें सऊदी अरब के साथ जो हमारी सरमायाकारी है 5 बिलियन यूएस की, उसका रोड मैप तय किया जा रहा है। ये जो सऊदी अरब का वफ़द है दौरा पाकिस्तान, इसका कितना इंपॉर्टेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल है, इस पर भी हमने बात करनी है। और इसके साथ साथ IMF से नए कर्ज के हुसूल के लिए जो पाकिस्तानी वफ़द है वो अमेरिका में मौजूद है। हमारे वज़ीर ख़जाना वहाँ पे हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, जो कि वाशिंगटन में अहम मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने एक अमेरिकन थिंक टैंक से मुलाकात की और वहाँ पर उन्होंने बातचीत भी की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो टैक्स कलेक्शन में, इसमें पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है इसको
बढ़ाना है हमने और इसके लिए हम इक़दाम कर रहे हैं। FBR के अंदर इस्लाहात ला रहे हैं, जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं इसके तसलसल के लिए ये ज़रूरी है कि हम टैक्स इस्लाहात करें। वैसे ये हर वज़ीर ख़जाना जो है वो ये बात करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन तो उसमें फिर कुछ इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं, ये बड़ा मसला होता है। दूसरी जानब IMF से जो बातचीत है, उन्होंने कहा कि एक मस्बत बातचीत हुई है, मस्बत वे में आगे बढ़ रही है। मुश्किलात के बावजूद जो मुल्क की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको वो कहते हैं कि जी हम उसमें पॉजिटिविटी देखते हैं, वो मस्बत जानिब गामजन है। और पाकिस्तान के IT और ज़राअत के शोबे के हवाले से ही सेट की वी आर वेरी पॉजिटिव, इसमें बड़ी पोटेंशियल मौजूद है। और IMF से जो नया मुआहिदा है इसके तय पाने के बाद यकीनी तौर पर हुकूमत की सांसें ऐसा लगता है कि बहाल हो जाएंगी। लेकिन अगर ये हो जाता है और फिर किन टर्म्स पे होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसकी जो सालाना आउटलुक रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि जो एशियाई ममालिक में मकामी तलब है और तरक्की है, बरामदात है, सयाहत के बढ़ने से इस खत्ते की जो ओवरऑल ग्रोथ है, ओवरऑल शरह नमू है, इसमें इसके 4.9% रहने का अंदाज़ा है इस आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक। जबकि खत्ते में जो महंगाई की लहर है इसमें ये रिपोर्ट कहती है कि कमी आएगी। देन रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से जो मईशत है उसकी सियासी गैर यकीनी और सैलाब के बायस उसके सुकड़ने का भी इंदिया देती नज़र आती है कि ये मईशत सुकड़ी और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 साल में या गुज़िश्ता 5 दिहाइयों में इनफैक्ट जो 50 साल हैं उसमें ज़्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई है, ये भी इस रिपोर्ट का कहना है। सो ये किस जानिब जनाब हम जा रहे हैं, आगे हम क्या करें तो बेहतरी आ सकती है, इस सारे मामले पर हम बात करते हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी डॉक्टर खाकान नजीब वन एंड ओनली इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, जब भी हम मदू करते हैं अपना कीमती वक्त हमें देते हैं, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं तो हम जरा उनसे रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं, सबसे पहले बताइए, आप ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, आई एम गुड। आप सबकी ईद होपफुली अच्छी गुजरी होगी, बिलेटेड ईद मुबारक। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड सेम फॉर यू, आपके लिए हमारी दुआएं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की मईशत और ख़ास तौर पे जब भी IMF का तज़किरा आता है हम आपसे रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं। फिल वक्त ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी वफ़द अमेरिका के अंदर है और जिस तरह की बातें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं पाकिस्तान की IT और ज़राअत को लेकर, पाकिस्तान की जो टैक्स रिफॉर्म्स उनको लेकर, एक तो वो आपको किस हद तक डुएबल नजर आती हैं, होती नजर आती हैं, और दूसरा ये कि आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव एंड की जानिब थोड़ा सा मूव किए हैं इकोनॉमी को लेकर? तो इमरान, मेरी जब भी आपसे बात हुई है आई बीन वेरी क्लियर कि पाकिस्तान इस वक्त IMF एंगेजमेंट के बगैर चलाना जो है इज नॉट अ प्रूडेंट पॉलिसी। सो जब हमने देखा कि पहले इसके असरात देख लेते हैं कि डिड दैट वर्क आउट वेल फॉर अस या नहीं। देखिए, हमने IMF का प्रोग्राम जब नहीं किया था तो ज़र मुबादला के ज़खायर $3.9 अरब पे थे, जून की बात है। आई थिंक वी वर इवन टॉकिंग एट दैट टाइम। आज देखें come 7-8 months down the road and you have about $8 billion in reserves। आपने $1 अरब की एक पेमेंट करनी थी 12 अप्रैल को, वो भी आपने कंफर्टेबली कर दी। नंबर 2, आपका जो बैरूनी खसारा था वो जो पहले 8 माह इस साल के जिसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जब हम उनको देखते हैं तो वो तकरीबन $1 अरब पे है। यही खसारा गो बैक लास्ट ईयर तो ये तकरीबन $4 अरब पे था। और नंबर 3 जो लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 38% ईयर ऑन ईयर हाईएस्ट टच हुई थी पाकिस्तान की कीमतों के बढ़ने की शरह, जो मुझे और आपको इफेक्ट करती है। वो अब 20-21% आ गई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा ग्राउंड इस चीज में तय किया है, बट स्टिल ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। और अब ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि 29 अप्रैल को जो मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड की मीटिंग होगी, जो हमारी कमेटी है, तो ये एक रूम क्रिएट हो गया है कि हमारा जो 22% का शरह सूद है जिसको पॉलिसी रेट कहते हैं, उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकती है। अच्छा। और ये मैं इसलिए कहता हूं ज्यादा सोचकर कि ये चूंकि जब फंड का प्रोग्राम होता है, IMF के साथ एंगेजमेंट होती है, तो वो उनकी एक मैक्रो मॉडलिंग रन हो रही होती है। मैं उस तवस्सुत से भी कहता हूं कि फंड भी शायद कंफर्टेबल हो जाएगा। सो एक डाउनवर्ड ट्रेंड आपको शायद मॉनेटरी पॉलिसी में भी दिखाई देगा। डॉक्टर साहब, ये मॉनेटरी पॉलिसी में जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ये किस हद तक जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है? आई थिंक 100 to 200 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 1 से 2% की गुंजाइश तो एटलीस्ट क्रिएट हो गई है। सो आप ये भी देखेंगे। सो एक मैक्रो वॉलेटिलिटी, जिसका मतलब है
जो जायरेशन ऑफ रुपी थी 278 पे रुपया है, इन्फ्लेशन बढ़ने की बजाय डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, रिजर्व्स का बिल्डअप है। सो आप ये तो एग्री करेंगे कि फंड की एंगेजमेंट ने आपकी मैक्रो वॉलेटिलिटी हटा दी है और स्टेबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आगाज हो गया है या नेसेंट स्टेबलाइजेशन दिखाई दे रही है। दैट इज व्हाई आई हैव ऑलवेज सेड कि फंड के अलावा इस वक्त पाकिस्तान को चलाना वुड नॉट बी अ वाइबल ऑप्शन एंड वुड हर्ट मोर देन इट वुड हेल्प। सो दैट्स एग्जैक्टली वेयर वी आर। बट इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है, मैं आखिरी जुमला हमेशा इसलिए बोलता हूं कि हमारे फंडामेंटल मसाइल जिनका कुछ आपने जिक्र किया शुरू में वो हल हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बहरहाल हमने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं भी की तो एटलीस्ट वी हैव ट्रेवल टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट समहाउ। थोड़ा सा हमारी जो डायरेक्शन है वो कम से कम नेगेटिव नहीं है, कम से कम उसमें मजीद बुराई नहीं आई है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी है कि ये जो जिन रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, क्या हमने ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें मेनली हमारी टैक्स रिफॉर्म्स हैं, जिसमें मेनली हमारे टैक्स कल्चर का फिरोग है कि ज़्यादा लोगों को माइल करना है हमने कि जो 22 करोड़ हैं उनका टैक्स 22 लाख लोग ना दें। क्या हमने इस जानिब काम शुरू कर दिया और अब तक जितनी इस पे डेवलपमेंट की है हमने, आप सेटिस्फाइड हैं बीइंग एन इकोनॉमिस्ट इससे, आपको लगता है कि नहीं वी नीड टू डू मोर? देखिए, ऑनेस्टली जो 3 मेजर रिफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में, एक आपने जिक्र किया टैक्स, एक है पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर का निज़ाम है, और तीसरा है कि पाकिस्तान की ग्रोथ यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए हमने अपने हुजम इकोनॉमी का किस तरह बढ़ाना है। ये 3 मेजर रिफॉर्म्स हैं जो अगले 3 साल में अगर हुकूमत कोई और काम ना करे, अगर ये 3 काम करे तो पाकिस्तान मुख्तलिफ दिखेगा। देखिए, मैं ऑनेस्टली कहता हूं कि पाकिस्तान की जो थिंकिंग है वो आज भी लार्जली आउटसोर्स्ड है टू मल्टीलैटरल्स एंड कंसल्टेंसीज। हम आज भी यही सोच रहे हैं कि कोई हम हायर करेंगे कंसल्टेंट, वो अगर एफबीआर को डिजिटाइज कर देगा तो शायद ये चीज ठीक हो जाएगी। मैं आज भी इस बात का पे कायल हूं कि जब भी इंडिया में ब्रेक अवे किया था फॉरेन कंसल्टेंसी से 91 में, और मनमोहन सिंह ने उस चीज को टेक ओवर किया था, मॉन्टेक अहलुवालिया ने टेक ओवर किया था, दोनों इकोनॉमिस्ट पीएचडी लोग थे और गवर्नमेंट में रहे थे, समझते थे, तो एक ब्रेक अवे हुआ था। चाहे आप वो जनरल सुहार्तो को जनरल पार्क को देख लें कोरिया में, सुहार्तो को इंडोनेशिया, जितने भी आप लीडर्स देखेंगे, ली कुआन यू, महाती, जब व्हेन दे ब्रोक अवे एंड दे सेड कि यार तरक्की तो एंडोजेनस है, यहीं से आनी है। सो एक ये सोच अब जरूर है, मैं इस चीज का अदराक हो गया है कि ये 3 चीजें जो मैंने आपके सामने रखी हैं ये करनी है। टैक्स इसलिए ऊपर है कि बिकॉज अगेन फंड के प्रोग्राम में फंड का सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस आता है वो ये आता है कि जी अपना खसारा कम करें, सो इसलिए टैक्स ने सेंटर स्टेज ले लिया। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है उसने मजमूई तौर पर जो मकामी तलब और तरक्की है इसकी जानिब रेफर किया, और इसमें हम इसको, मैं तो कम से कम जो डोमेस्टिक हमारी प्रोडक्शन है या एक मुल्क के अंदर, जैसे पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और आबादी इतनी ज़्यादा है, 25-26 करोड़ लोग हैं, तो और जो चाइना का मॉडल रहा है कि आप पहले अपनी डोमेस्टिक नीड के मुताबिक इतना प्रोड्यूस करें कि वो डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करे, आप इंपोर्ट्स पे आपका इन्हिसार कम हो और फिर आप उसको बढ़ाएं इतना कि आप एक्सपोर्ट्स की जानिब चले जाएं और फिर कम कीमत एक्सपोर्ट्स करें और इस तरह आपकी इकोनॉमी बूस्ट करती है। क्या ये मॉडल पाकिस्तान में इस वक्त कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो सकता है या होना शुरू हुआ है? क्योंकि बहरहाल हम अपने वसाइल को अगर डोमेस्टिक अपनी आबादी की नीड्स को पूरा करने के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली हमारा इंपोर्ट बिल बहुत हद तक कम हो जाएगा और ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज उसको और हेल्प करेंगे एनर्जी के, जैसा कि आपने खुद भी जिक्र किया, वो एक हमारा बहुत बड़ा बिल है। तो ये हमारी तीसरी जो ग्रोथ की बात कर रहा है। देखिए, पैदावारी सलाहियत वो वाहिद तरीका है और इसमें आपकी वो बात आ जाती है जो आपने शुरू किया कि इंडिविजुअल्स को स्क्रीन टाइम की बजाय रियल प्रोडक्टिव टाइम अपना गुजारना चाहिए। बिकॉज ये जो 25 करोड़ का एक एक इंसान है, एक एक फर्द है, उसकी पैदावारी सलाहियत, एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत, मैन्युफैक्चरिंग की पैदावारी सलाहियत, आईटी और आईटीईएस की पैदावारी सलाहियत जब बढ़ेगी तो इससे ना सिर्फ हमारी लोकल नीड्स पूरी होंगी बल्कि एक्सपोर्ट का वो सरप्लस भी क्रिएट होगा और वो कंपेटिटिवनेस भी क्रिएट होगी जो दुनिया को बेचेंगे। यही मैं कहता हूं कि जो इस पे अभी हमने काम शुरू भी नहीं किया इमरान, ऑनेस्टली कि जो पैदावारी सलाहियत मुल्क की दुनिया के बराबर कैसे लानी है और जो हमारी इंडस्ट्री है उसको रेंट सीकिंग
या सब्सिडी बिहेवियर से निकालकर एक कंपेटिटिव फर्म के बिहेवियर पे कैसे लाना है, उनको ग्रो करके किस तरह हमने बड़ी फर्म्स बनाना है, $1 बिलियन फर्म्स बनाना है, दुनिया में ब्रांड पाकिस्तान सेल करना है। ये तो एक बिल्कुल ऐसा ख्वाब है जो कि मैं देखता जरूर हूं और एनविजन भी करता हूं, पर इसकी जो आप कहेंगे ताबीर है, मेरा नहीं ख्याल कि हम उसके आगाज कर सके हैं, बिकॉज ये सोच ही अभी नहीं आई है कि ये भी एक गेम इन टाउन है और यही ओनली गेम इन टाउन है। कोरिया हो जो आपका प्लान ले गया, जो आप कहते हैं सैमसंग बेच के दुनिया में, चाहे वो टीवी हो, फोन हो, उसके पार्ट्स हो, मतलब दे हैव created brand Samsung of Korea, where is Pakistan's one brand? अभी भी हम टी शर्ट पे किसी और का लोगो लगाकर दुनिया में बेचते हैं। So this is a different Pakistan। जिस दिन ये होगा तो ये जो 25-28 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, इसको तब हम 50 और 60 अरब डॉलर पे लेके जाएंगे। मैं हमेशा इसमें एक सवाल किया करता हूं जो हमारे माहिर मईशत हैं कि इसमें क्या सिर्फ हुकूमती पॉलिसीज या हुकूमती इंटेंशन का ही रोल है, या फिर इटसेल्फ, जैसे मेरे पास, जैसे हम भारत की बात करते हैं और वहां पे कुछ बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी एग्जांपल्स हैं कि उन्होंने खुद से भी इनिशिएटिव ली, अपने आप को कन्वेंशनल बिजनेस मीडियम से निकाला, अनकन्वेंशनल साइड ऑफ बिजनेस के ऊपर आए। जैसे मैं एक आईटी की मिसाल दे देता हूं कि आईटी के अंदर उन्होंने एक ऐसे सेक्टर के अंदर पैसा लगाया जहां पर कुछ वक्त तक ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट्स थी, नहीं मालूम था कि यहां पे इसका क्या रिजल्ट आएगा, बट दे टुक द रिस्क एंड देन दे टुक समहाउ देयर इकोनॉमी आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन। और फिर हम देख सकते हैं कि इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट्स उनकी कहां पे हैं। तो हमारा जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर है, डोंट यू थिंक कि उसको भी थोड़ा सा कन्वेंशनल मीडियम से हटके थोड़ा सा अनयूजुअल मोड्स की तरफ जाना पड़ेगा, मजीद रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी ताकि वो अपने आप को बेहतर ग्रो कर सके? उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी देखते हैं आप इस कॉन्टेक्स्ट में? सो इमरान, नेक्स्ट टाइम से हम 1 घंटे का प्रोग्राम किया करेंगे, क्योंकि हम इतनी सहर हासिल गुफ्तगू करते हैं कि इसमें इतना वक्त दरकार है। सो देखें, एक ये आपने बात सही कि आईटी का बूम इंडिया में आया कहां से? जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने वो करना शुरू किए। सो सॉफ्टवेयर केम बिफोर द हार्डवेयर केम। Now this is a different theory. Okay. So there is no set, हमें ingredients growth के पता हैं, पर उनका मिक्स करके जो हमने डिश तैयार करनी है वो किसी के पास उसका फॉर्मूला नहीं है। सो IITs बने, IIT में एडमिशन इज प्रोबेबली मोर डिफिकल्ट देन वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। सो IITs ने वो ग्रेजुएट बनाना शुरू किए, तो वो बिजनेसमैन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने फिर हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट की और आज इंडिया $193 बिलियन की एक्सपोर्ट करेगा ऑफ द आईटी सेक्टर। पाकिस्तान में ये दोनों जो सब इकट्ठे चलाने पड़ेंगे। आईटी ग्रेजुएट्स की बहुत किल्लत है पाकिस्तान में, क्वालिटी ग्रेजुएट्स की उससे ज्यादा किल्लत है इमरान। सो हमें इसको, सो हियर कम्स द रोल ऑफ द स्टेट। मैं हमेशा कहता हूं एजुकेशन और हेल्थ, उसकी जिस तरह भी फराहमी होनी है, उसमें कलीदी रोल जो है वो स्टेट का हमेशा रहेगा, बिकॉज इट इज द ओनली इक्वलाइजर जो स्टेट को रियली फराहम करना चाहिए बिटवीन यू एंड मी। बिल्कुल, आप ऐसे घर पैदा हुए जो कर सकते हैं और मैं नहीं पैदा हुआ तो कोई बात नहीं, अगर एजुकेशन होगी तो दैट विल बी एन इक्वल। माय फादर वाज अ वेरी पुअर पर्सन, बट the public sector education made him the best cardiologist of the country. So this is how we have to think about it. और हुकूमत के पे इतना कहता चलूं कि इस वक्त जो हुकूमत का बोझ है रेगुलेटरी पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा है। उसको कम करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर जो लेड ग्रोथ है उसको पनपने का मौका मिलेगा। अगर इस तरह हमें सोच अपनी डिटरमिन करनी है, फिर अगले 3 से 5 साल में, वो आज शुरू करें, 5 साल बाद शुरू करें। Whenever Pakistan starts this, Pakistan will start looking different. इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपकी बात दुरुस्त है। ये मौजू ऐसा है, जब छिड़ता है, when we get warm up, तो टाइम खत्म हो जाता है और इस पे बात करने का और जानने का दिल भी चाहता है, क्योंकि दिस इज अ टॉपिक दैट वी एक्चुअली शुड टॉक अबाउट, जिसके ऊपर हमारी बात होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्राइम कंसर्न है इस वक्त वो इकॉनमी है, और जो कीमती लोग हैं ज़्यादा वो इकॉनमिस्ट हैं, जो कि इस सारी सूरत हाल में अपनी बेहतर राय देकर बेहतर पॉलिसी से पाकिस्तान को हेल्प कर सकते हैं। दे कैन हेल्प पाकिस्तान इकोनॉमी टू ग्रो बेटर। इस पे अब बात करते रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक लें, हमारे पास एक छोटी सी पॉलिटिकल स्टोरी भी है। वैसे पॉलिटिक्स पे भी बात की जा सकती है, आज नहीं करेंगे, आज हमने इकोनॉमी पे कर लिया। आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा के हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने पार्लिमानी सियासत में बाकायदा कदम रखा है जी। अगरचे कि जब उनका इंतखाब हुआ तो कुछ पार्टीज ने बड़ा एतराज़ भी उठाया कि कैसे बिला मुकाबला मुंतखब हो गई आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, लेकिन आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की
साहबजादी हैं, आसिफा भुट्टो इनका नाम है और रुकन कौमी असम्बली की हैसियत से उन्होंने हलफ उठाया है। कुछ मनाजिर भी आप देख रहे हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने गुज़िश्ता रोज़ उनसे हलफ लिया। इसके बाद आसिफा भुट्टो ने जो दस्तखत हैं वो भी किए इस मौके पर रोल ऑफ मेंबर्स के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान असम्बली हैं उन्होंने यहाँ पे शदीद शोर शराबा किया, अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा भी किया। दूसरी जानिब आसिफा साहिबा की जो हलफ बर्दारी है उसको देखने के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे। बख्तावर भुट्टो जरदारी फरियाल टालपुर जो कि उनकी आंटी भी हैं, और शेरी रहमान साहिबा सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी की, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, अरकान सेनेट और चारों सूबों में बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के अरकान हैं वो भी मेहमान गैलरी में मौजूद है। सो इट वॉज़ अ ग्रेट प्रोटोकॉल फॉर आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, जिन्होंने जो कि बीबी बेनज़ीर की साहबजादी, और कल बहुत से लोगों ने वैसे लिखा थ्रू हर आउटलुक के वो काफ़ी हद तक शबी लगती हैं बेनज़ीर की। चलें, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। अब मेरे ख्याल में लुक से और क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी से निकल के प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की जाने आना होगा। देखते हैं आसिफा साहिबा क्या करती हैं ख़ास तौर पे अपने हल्के के लिए, एंड देन ओबियसली ऑन नेशनल एंड प्रोविंशियल नेशनल लेवल के ऊपर इस पर हम बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो और अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फ्लैग, जिसमें सना हमायूं आज बता रही हैं नेपाली आर्मी डे पर नेपाली सिफारत खाने में एक तकरीब सजी। इस तकरीब का क्या अहवाल रहा, कौन कौन आया और क्या क्या बात हुई, दिखाते हैं आपको आज के सेगमेंट फ्लैग्स में। आज हम जहां मौजूद हैं ये शाम सजाई है नेपाल एम्बेसी ने अपने 261 नेपाली आर्मी डे को सेलिब्रेट करने की। आज इनकी आर्मी का आगाज़ हुआ था और आज ये अपने पाकिस्तान में तमाम नेपाली ब्रदर्स के साथ और दूसरे मिलिट्री अटाशीज़ के साथ अपना ये दिन मना रहे हैं। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि आज क्या क्या हो रहा है। Nepali army is the first standing army in Asia and one of the oldest army in the world. The National Army of Nepal has a glorious history of contribution to the national unification. Loyalty, discipline, bravery and hard work are the main pillars of strength of Nepali army. और इस खूबसूरत शाम को सजा रहे हैं वो खूबसूरत लोग जो अपनी आमद से और मुस्कुराहट से आज की शाम को और भी खूबसूरत कर रहे हैं। तो बात करते हैं राजेश से, who's a diplomat, and लतिका, a beautiful couple. राजेश, it's good to have you and I hope कि आपका पाकिस्तान में stay comfortable होगा। बहुत ही कंफर्टेबल था। और I think you are wearing your traditional dress and you guys are looking absolutely wonderful. वो क्या कहते हैं कि इंसान की मुस्कुराहट से शाम और भी जगमगाने लग जाती है। तो बहुत खूबसूरत मौका है, यहाँ पर हम अपने नेपाली भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग भी बहुत ही खुशी है पाकिस्तान में आके। बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है और वैसे भी नेपाल और पाकिस्तान की रिलेशंस बहुत अच्छी है। सो या आई एंजॉयड माय स्टे हियर। अच्छा लतिका, wearing a sari is I mean it's an attribute to a woman. You're looking absolutely stunning. Oh, thank you so much. आज इस खूबसूरत मौके पर हम नेपाली डे भी मना रहे हैं, तो कोई खूबसूरत पैगाम अपनी नेपाली वुमेन के लिए? Yeah, all support to all women. मेरा पैगाम पाकिस्तानी और नेपाली दोनों ख़वातीनों के लिए है। आप लोग किसी से कम नहीं, जो करना चाहती हैं वो करें, आप ज़रूर कामयाब All होंगे। power to women in Nepal and Pakistan. वंडरफुल मैसेज, और आई थिंक इससे खूबसूरत मौका हो ही नहीं सकता। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस डे ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर इवनिंग। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी हाई कमीशन मलेशिया के साथ एंड ही लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, यंग डिप्लोमेट। योर एक्सेलेंसी जनाब सफ़ी, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं इस इवेंट में शरीक होकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपको पाकिस्तान में कितना अरसा हो चुका है? I have been here since last year. मैं पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान आया था। तकरीबन 3 माह हो चुके। Almost 3 months I've been here. So how's the environment? आपको पाकिस्तान कैसा लगा? यहाँ के लोग कैसे लगे? माशाअल्लाह,
When I was जब मुझे पाकिस्तान में सफीर तैनाती की ऑफर हुई उस वक्त मैं पाकिस्तान के बारे में इतना नहीं जानता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान बहुत जबरदस्त मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे और धीमे मजाज के हैं। मैं इस्लामाबाद में बहुत पुरसुकून हूँ। Wonderful. Your Excellency, we are आज here के to दिन celebrate, हम लोग नेपाली their दोस्तों के happiness with साथ Nepali खुशियां मना brothers. रहे हैं। So what's your say आज on के this? दिन How की do you want to मुनासिबत share से your आप क्या कहना sentiments towards चाहेंगे? Nepali brothers? okay. I want to congratulate to Nepal. मैं 261वें नेपाल आर्मी डे पर नेपाल की हुकूमत और वहाँ के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 1960 से मलेशिया और नेपाल के माबेन दो तरफा सिफारती ताल्लुकात कायम हैं। आज इस तकरीब में शिरकत करके मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है। So honored to come to this very special event. Thank you very much. Enjoy your evening. Thank you so much. इस वक्त मैं मौजूद हूँ अ मैन ऑफ द इवनिंग नेपाली एम्बेसडर के साथ, अ मैन विद अ बिग हार्ट एंड अ गुड स्माइल हु इज़ ऑलवेज वेलकमिंग। योर एक्सीलेंसी, आपसे मिलना, आपसे बात करना, इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर, और आपकी हॉस्पिटैलिटी जो है वो हमेशा पाकिस्तानियों को अपील करती है। आज का ये हम 261 नेपाली आर्मी डे मना रहे हैं, तो आज के दिन की खासियत बताइए और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? Thank you very much for the question. Actually, Nepali army was founded on 260 साल पहले आज के दिन नेपाली फौज का कयाम किया गया था। as a special day, as a foundation day. इसलिए आज का दिन हम नेपाली आर्मी के साथ मनाते हैं। हमारी फौज नेपाल के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। As well as it has contributed. नेपाल को डेवलप करने में हमारी फौज का बहुत बड़ा किरदार है। नेपाल की तारीख में जितने उतार चढ़ाव आए, हमारी आर्मी ने डटकर मुकाबला किया। Nepali history. So that's why. इसलिए आज का दिन बहुत खास है। दुनिया भर में रहने वाले नेपाली आज का दिन मनाते हैं। And this time we have recently we celebrated here in Islamabad also. अच्छा, पाकिस्तान के और नेपाल के अगर हम मिलिट्री ताल्लुकात के बारे में पूछें तो आप उनको कैसे देखते हैं? हमारे दरमियान बहुत अच्छा दोस्ताना ताल्लुकात है नेपाल और पाकिस्तान की ये फौज के बीच। दो फौज साथ साथ में काम करते हैं, ये यूनाइटेड नेशन मिशन में भी काम करते हैं साथ में, और इसके अलावा हमारे दो फौजों के बीच ये तालीमात जो इश्यूज़ हैं वो भी हम एक्सचेंज करते हैं। ये पाकिस्तानी फ़ौज नेपाल में तालीम के लिए जाते हैं, इसी तरह नेपाली फ़ौज भी यहाँ तालीम के लिए आते हैं। तो जितने भी डेवलपमेंट पिछले सालों में हुई है आर्मी के फ़ौज के तरफ से, तो उसमें एक दूसरे का हेल्प रहा है, साथ साथ में एक्सचेंज भी रहा है। आई होप कि ये ताल्लुकात ऐसे ही बढ़ते रहें और हमारे जो बरादराना और मोहब्बत भरे जज्बात हैं एक दूसरे को, क्योंकि हम कल्चरली भी एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ज़बान से भी, और एक दूसरे को बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। सो आई होप कि ये ताल्लुकात ऐसे ही बरकरार रहें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों मुल्कों के माबेन दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद वुसअत मिलेगी। फर्दर स्ट्रेंथन। और आज की इस खूबसूरत शाम में शिरकत करने वाली हमारी मालदीव से आई हुई मेहमान, जो कि पिछले 4 साल से पाकिस्तान में मुकीम है, आइए इनसे जानते हैं कि इनका पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा कैसा है और आज ये कितना एंजॉय करेंगे। जुम्ना, सबसे पहले तो मैं आपको पाकिस्तान में खुश आमदीद कहती हूँ। यहाँ आप कैसा महसूस कर रही हैं? Listen from you, how have you your experience? Actually, यहाँ रहते हुए मैं बहुत खुश हूँ। तमाम पाकिस्तानी बहुत अच्छे और मदद करने वाले लोग हैं। Okay, we are celebrating आज के दिन हम लोग नेपाली दोस्तों के साथ खुशियाँ मना रहे हैं। for a Nepali आज के दिन की मुनासिबत से आप क्या कहना चाहेंगे? more happiness to their happiness. What are your sentiments? actually I like this यहाँ event. अदा करने पर मैं नेपाली सफारत खाने की शुक्रगुजार हूँ। आई होप आज की ये शाम आपने एंजॉय की होगी। मैं तो यहाँ से आज बहुत सी यादें अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अगले हफ्ते आपसे होगी फिर मुलाकात। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। कुछ मौसम की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर अजला में, वैसे हमने कल भी इसका बड़ा तफसीली तौर पे तस्करा किया था, जो आने वाले दिन हैं इसमें बारिशों के हवाले से एक नया सिलसिला है, इसकी पेशगोई की है और बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी हो सकती है, यालाबारी हो सकती है, ये भी इस फोरकास्ट के अंदर मौजूद है। कल से जो मगरबी हवाओं का एक सिलसिला है कराची में दाखिल होगा और कराची में 18 अप्रैल से तेज़ बारिशों की पेशगोई की गई है। ये पेशगोई किस हद तक मौजूद है, मौसर है, इस पर
भी बात करना है और फिर मजीद क्या सिर्फ अमूमी तौर पे जो होने वाली बारिशें हैं वही है, इसमें कुछ खुदा न खास्ता नाखुशगवार सूरत हाल भी हो सकती है। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरदार साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड मॉर्निंग। आप उम्मीद है कि खैरियत से हैं। हमें एक्सप्लेन कीजिए क्या सूरत हाल होने जा रही है। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो ऑलरेडी एक स्पेल चल रहा है KPK में गुज़श्ता रात तक, बल्कि आज सुबह तक बेशतर इलाकों में बहुत तेज़ बारिश रही है। पिछले 4-5 दिन से मुसलसल ये स्पेल है, यानी ईद के बाद जो छुट्टियाँ शुरू हुई थी या वीकेंड पे खासकर, तो बहुत तेज़ बलूचिस्तान में आपने देखा कि बहुत तेज़ बारिशें हुई, खासकर शुमाली जो अजला है कोयटा और गिरदनवा के जो, और इसी तरह से शुमाल मशरकी जो एरियाज़ हैं, तो खासा नुकसान भी हुआ KP साइड पे, खासकर लैंड स्लाइडिंग और कुछ। तो ये स्पेल थोड़ा सा आज सबसाइड कर जाएगा KPK के ऊपर से भी, और पंजाब के भी बेशतर इलाकों से आज कोई इक्का दुक्का जगहों पर KPK के जो शुमारी इलाका जाता है वहाँ पर हल्की कहीं और कहीं दरमियानी बारिश है। फिर कल तक इसमें एक तरह से गैप आएगा, लेकिन कल रात से फिर जो है बलूचिस्तान में तो आज रात से कुछ हवाएं दाखिल होने का इम्कान है, और कल से फिर ये कहना चाहिए कि ज़्यादा शिद्दत के हवाएं बलूचिस्तान का जो खासकर साउथ वेस्टर्न अजला हैं उसमें केच डिस्ट्रिक्ट और मकरान डिवीजन पूरा ही, और ऊपर चागी डिस्ट्रिक्ट, इन तमाम 3-4 अजला में, अवरान डिस्ट्रिक्ट, इसमें तेज़ स्पेल है बारिश का, खासा तेज़ स्पेल, क्योंकि उससे मुल्क का साउथ ईस्ट ईरान और मस्कत वगैरह पे, ओमान पे बहुत तेज़ बारिश का स्पेल है, वहाँ तो फ्लडेड सिचुएशन हो सकती है। और वही हवाएं फैलते फैलते कराची में भी इम्कान है कि कल रात यानी 17 अप्रैल की रात गए कोई हल्की फुल्की बारिश हो, लेकिन फिर अगला जो दिन होगा 18 अप्रैल का, उसमें पूरे दिन कराची में वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश है। कराची में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश का नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का जगहों पे थोड़ी सी तेज़ हो सकती है, और सिंध के दूसरे अजला में भी लाइट टू मॉडरेट रेनी है। लेकिन बलूचिस्तान इटसेल्फ में नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान और फिर वेस्ट और साउथ वेस्ट बलूचिस्तान का जो एरिया जो अजला है वहाँ पर खासा तेज़ स्पेल है, और वही हवाएं फैलते फैलते फिर पूरे KP को अपनी लपेट में लेंगी। पंजाब के बेशतर इलाके, कश्मीर जी भी, यानी ये स्पेल 17 या 18 से, पंजाब में तो 18 से शुरू हो सकता है, और KP में भी 17 के, ये 20 अप्रैल या 21 अप्रैल की सुबह दोपहर तक चलेगा ये सिलसिला इसी तरह से। और उसमें KP के साइड पे खासकर बहुत तेज़ स्पेल है अगेन, खासकर जो कि शुमाली या पहाड़ी इलाके हैं KP के, पूरा मलाकंड भी है और उधर हज़ारा डिवीजन, और उससे मिले का जो पंजाब का इलाका लगता है, यानी बरी बरी साइड पे भी खासा तेज़ स्पेल मुतवक्की है। तो किसी नाले में या मकामी जो दरिया है वहाँ पे तुग़यानी का भी बायस बन सकता है? हमें याद है आज से 1-2 साल पहले बड़ी खौफनाक सूरत हाल हुई थी यहाँ पे, जब सवात वगैरह में ख़ास तौर पे, तो कहीं दरियाओं में तुग़यानी भी आ सकती है? जी आ सकती है। ऑलरेडी आपने शायद नोट किया हो कि जो उधर बहुत हैवी स्पेल रहा है अफगानिस्तान साइड पे भी, और हमारा जो एक्स फटा रीजन है उस पूरे रीजन में, और फिर पूरे KP में समझ लें तो ऑलरेडी जो उसमें है हाई फ्लड सिचुएशन में। नौशहरा के ऊपर जो काबल रिवर है उसमें अच्छा खासा बहुत ज़्यादा पानी है, तो मतलब वो हाई फ्लड सिचुएशन में। ये जो फ्लडिंग का आप जिक्र कर रहे थे कोयटा या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पे, अगर मैं स्पेसिफिक आपसे कहूँ कि इलाके मेंशन करें कि यहाँ पे चांसेस मौजूद हैं फ्लडिंग के या अर्बन फ्लडिंग के, तो ज़रा बता दीजिए ताकि लोगों के लिए थोड़ा हेल्प हो जाए। देखिए, उसमें कोयटा में, खुद कोयटा वैली में, और उसके साथ चमन, जोब, ज़ियारत, और उस तरफ नोशकी, और फिर जो इलाका लगता है चागी डिस्ट्रिक्ट में दालबंदीन, और हमारा नोकुंडी स्टेशन है जो ताफ्तान के साथ लगता है। ये जो पट्टी है उसमें ज़ाहिर है कि अगर 50-60 मीटर बारिश भी हो जाती है तो आपको पता है फिर उस दूसरी तरफ अफगानिस्तान के ऊपर बड़ी तेज़ बारिशें हैं इसी स्पेल के नतीजे में, तो वो सारा पानी फिर पहाड़ियों से, नदी नालों से होता हुआ नीचे आ जाता है। तो चागी डिस्ट्रिक्ट से नीचे आपका केच डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हैवी स्पेल मुतवक्की है, तुरबत, पंजगूर और जो मलिका इलाके हैं, और फिर उसके साउथ में ज़ाहिर गवादर और पस्ती जीवानी का जो इलाके आते हैं, तो वो ऊपर वाला पानी शुमाल से होता हुआ नीचे आ जाता है। तो वहाँ ये जो चारों डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक तरह से फ्लड लाइक सिचुएशन पैदा हो सकती है, इसलिए वो एडवाइजरी में। ठीक है, और आखिर में इन पर्टिकुलर कराची के हवाले से हमें बताइए कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस फोरकास्ट को लेकर? देखिए, कराची में कोई बहुत हैवी स्पेल नहीं है जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, लेकिन इक्का दुक्का जगहों पे, क्यों कराची बिल्कुल एज पे है, तो समंदर से जब पूरा मॉइस्चर एक तरह से इनफ्लक्स होता है तो आपकी तवक्को से कभी कभी थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है। लेकिन इस मतलब इट लुक्स लाइक कि जैसा 14 अप्रैल को स्पेल रहा, वक्फे से बारिश होती तो दिन के बेशतर हिस्से में होती रही, तो इसी तरह का स्पेल दिखाई दे रहा है
किसी जगह पे यानी जो कराची की नॉर्दर्न पट्टी है उसमें आपका गडाफ टाउन आ जाता है और सुरजानी और बहरिया टाउन और DHS सिटी वगैरह, और फिर वेस्ट साइड पे केवाड़ी टाउन, तो उन एरियाज में थोड़ा सा हैवी स्पेल हो सकता है, अदरवाइज मॉडरेट स्पेल ही है कराची। ठीक है सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम भी, और आपकी हमें जो गोइयाँ हैं वो भी बताने का बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से, KP के हवाले से उनका कहना है कि यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है बारिश की, और कुछ जो बलूचिस्तान के इलाके हैं जिसका उन्होंने जिक्र भी किया, यहाँ पर भी बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं। एहतियात ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर आपने ट्रैवल प्लान किया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे लोग पंजाब से भी जाते हैं घूमने के लिए, छुट्टियों में तो गए हुए थे। आई होप आपका ट्रिप अच्छा रहा, लेकिन अगर फर्दर कोई प्लान है तो उस पर ज़रा थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, फोरकास्ट को देख लीजिएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अल्लाह सुबह अच्छी खबरें आपको देने का बहुत दिल करता है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोज़ आते हैं ना, मुख्तलिफ विजुअल्स आते हैं, दिल दहला देते हैं। ख़ास तौर पे जो कराची में अमन व अमान की सूरत हाल है वो बहुत मखदूश है। इस वक्त क्रिमिनल्स बेलगाम नज़र आते हैं। हम पढ़ के थक गए हैं, कह के थक गए हैं, बता के आपको। सड़क हो, मस्जिद हो, कोई जगह नहीं है, कोई दुकान हो, घर हो, महफूज नहीं है इस वक्त। और सबसे हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक कराची शहर है, और उसकी हालत देख के रोने को दिल करता है। अब तो ऐसा लगता है कि बस वो रोने वाला मामला भी पूरा। ये विजुअल्स देखिए ना आप, किस तरीके से बेधड़क अंदाज में लोग आते हैं। 7 लोग गुजर रहे होते हैं, ट्रैफिक चल रही होती है, वो बेधड़क तरीके से आते हैं, लूटते हैं, मारते हैं और चले जाते हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये हर रोज़ का किस्सा है। आपको मालूम है, लोग जैसे एक अभी रिसेंटली वसीम और रहमान का वाक़या हुआ, चांद रात को शॉपिंग से वापस आ रहे थे, गाड़ी ना रोकने पर डाकू ने फायरिंग कर दी, अस्पताल ज़ख्मी हालत में मुंतकिल किया गया। यहाँ वो ज़ेर इलाज रहने के बाद फिर खालिक हकीकी से जान मिले। एक के बाद एक कितनी ऐसी मिसालें हैं। रवां साल अब तक 62 शहरियों की जान ली जा चुकी है, और ये मैं आई बिलीव ये कोई बहुत एक्यूरेट नंबर नहीं है जो हम तक पहुंचा है। बहुत बड़ी तादाद में तो केसेस रिपोर्ट नहीं होते, रजिस्टर ही नहीं होते। जो अपोजिशन लीडर है यहाँ पे अली खुर्शीदी, उन्होंने सूबाई हुकूमत को स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से बिगड़ती सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया है। जो वज़ीर दाखिला सिंध हैं ज़ियाउल हसन निजार, उन्होंने इस मौके पर कहा कि जो कराची में बदअमनी है ये निगरान हुकूमत की लापरवाही है। अफसोस सद अफसोस इस बात को करते हुए कि कैसे लोग अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। MKM रहनुमा नसरीन जलील का कहना है कि हम जनाजे उठाकर अब थक गए हैं। इस तरह की सूरत हाल अब आ गई। हमारे साथ इस वक्त साबिक निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। उनसे हम ज़रा पूछते हैं कि सब उन्होंने किया है जो पार्टी को इतना मुश्किल में डाल के चले गए हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रिग साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद है। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी मुझे आ रही है। ये क्या किया आपने? पीपल्स पार्टी को निगरान दौर में 2 ढाई 3 महीनों में आप इतना मुश्किल में डाल के चले गए कि वो बेचारे अब उनसे संभल नहीं रहे। स्ट्रीट क्राइम्स इतना बढ़ा के चले गए आप ब्रिगेडियर साहब। इमरान, हमने एक्चुअली इतनी मेहनत की उसने इस निगरान दौर के अंदर कि ऑनेस्टली हमने बहुत अच्छे जो थे ना, प्रोफेशनल जो थे, वो हमने SHO को इंटरव्यूज करके उनके टेस्ट लेके उसके बाद बताया कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। इसी तरह DSP और SSP सब हमने बहुत, और मेरिट में पोस्टिंग की और बड़ी सिक्योरिटी क्लियरेंस करके की। उसके बाद अगर आपने देखा हो तो हमने तकरीबन 125 डिकॉइट्स को एनकाउंटर में मारा कराची के अंदर। 150 के करीब हमने जख्मी किए डिकॉइट्स को, और हजारों की तादाद में एफआईआर काटी हमने। बल्कि यहाँ तक किया कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वो हमने बहुत सोच समझ के लगाए, जो ट्रेन थे, और उनको ये भी कहा कि जब आप इंक्वायरी करते हैं तो एक कॉलम बना लें जिसमें ये लिखें कि ये इसने पहले कितने जुर्म किए। क्योंकि होता ये था कि प्रोसिक्यूशन वीक होती थी, जजेस 15 दिन 1 महीने से ज़्यादा के छोड़ देते थे और वो फिर जुर्म करते थे, क्योंकि अनदर थिंग वाज के फिर हमने प्रोसिक्यूटर्स को कहा कि इसको जब चलाने से पहले आप इसको वेट करेंगे, यहाँ तक किया। उसके बाद हमने इतने ज्यादा जो थे प्रॉब्लम यहाँ, पता है कि इमरान देखें, इशू ये है कि आप अपने ये SHO, DSP, SSP को इतना फ्रीक्वेंट चेंज करते हैं, पोलिटिकल इन्फ्लुएंस होते हैं कि आप उसकी वजह से, अब एक मुझे बताइए कि अगर एक SHO हर 1 या 2 महीने में चेंज हो जाएगा तो हाउ कैन ही कॉन्ट्रीब्यूट। को तो 3-4 महीने का मतलब अपने एरिया का पता चलता है कि मेरे एरिया में कौन मुजरिम है, कौन
के पथारीदार हैं, कौन नशा करते हैं, क्या करते हैं, देन ही विल डू इट। तो वो अगर कम से कम भी मेरे ख्याल में टेन्योर मिनिमम फिक्स होना चाहिए, से 1.5-2 साल एक SHO या DSP SSP रहने में। हमारे फौज में क्यों सिस्टम चलता है कि 2 साल हमारी पोस्टिंग होती है एंड नोबडी विल चेंज। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच है वो करती है, इसमें नोबडी। अच्छा, हम अगर पंजाब की बात करें, हम इवन कैपिटल पुलिस की बात करें, तो कुछ ना कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने बेटी साहब आती रहती हैं कि फ़लाँ जगह पे कुछ क्रिमिनल्स पकड़ लिए, नाकाम बना दिया। इंतहाई कम मिसालें सिंध पुलिस की हमारे पास आती हैं एंड आई बिलीव बिलियंस ऑफ रुपीस का बजट है जो कि इसमें जाता है। तो कहीं क्या कभी अकाउंटेबल ठहराया गया है किसी पुलिस ऑफिसर को किसी भी सतह के ऊपर? जैसे हम पंजाब पुलिस में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं, उनका सोशल मीडिया बड़ा तगड़ा है, वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लोग उनको अप्रोच कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन समहाउ एक महकमा हमें एफिशिएंट एक्टिव नज़र आता है। सिंध जो होम डिपार्टमेंट है इसके अंदर ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती है, एटलीस्ट ऑन मीडिया तो नहीं आती है। सो व्हाई इज इट सो? क्या किसी को अकाउंटेबल ठहराया गया है, ठहराना चाहिए? कोई मैकेनिज्म आपने बनाया इसके ऊपर या मौजूद है? इस हवाले से हमें बताइए। बिल्कुल, ये सारे सिस्टम मौजूद है, ओनली थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन। और जब आप पॉलिटिकल अगर पोस्टिंग कुछ कर देते हो, और आई अंडरस्टैंड कि टाइम प्रॉब्लम होती है कि मैंने MPS कहते हैं मेरे ये मैसेज है मुझे अपना चाहिए, या मुझे DSP अपना चाहिए, SSP को अपनी मर्जी, तो फिर उनको थोड़ा सा लुक आफ्टर भी करना पड़ता है। तो अगर मेरिट पे पोस्टिंग होगी और IG को फ्री हैंड होगा कि वो पोस्टिंग करे, पोस्ट आउट करे, व्हाटएवर ही इज रिस्पॉन्सिबल। आई वाज देयर, ट्रस्ट मी, मैंने जब मेरे IG थे रिफर मुख्तार थे मेरे साथ, मैंने एक भी SHO DSP SSP पोस्ट नहीं किया, नॉट एट ऑल। इट इज योर डोमेन, आप इसको करें। आपने इलेक्शन नहीं लड़ना था ना भाई साहब? तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों को करना चाहिए। इसी तरह कच्चे में यकीन करें कि हमने सारे हिंदू जब डॉक्टरी से रिकवर कराए विदाउट पेइंग एनी रेंट। नेशनल हाईवे हमने ब्लॉक करने दी। मैंने यहाँ तक कहा कि जिस सरदार के एरिया में कच्चे में डिकॉइट अबडक्शन होगी हम वो सरदार की एफआईआर काटेंगे। रेट डाउन हो गया था। प्रॉब्लम यही है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वहां पर अरबों रुपए की लीफ के क्रॉप्स लगती हैं कच्चे में, जो सब ये सरदार ले जाते हैं उठा के। इनको ठीक करें तो, और IG इज गुड, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर IG। तो भाई साहब, इनको फिर ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको आपको मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की जरूरत क्यों आ रही है कि अपनी जिम्मेदारियों से बिला जिम्मा हो रहे हैं, इस वजह से आपको इल्ज़ाम दे रहे हैं? और क्या फिर आप इसका कोई जवाब आपको भी देना चाहिए इनको? देखिए, मैं बिलीव नहीं करता बात कि आपकी 5 साल पहले गवर्नमेंट रही है। हम तो वी आर ओनली फॉर 6 months एंड देन अगेन फॉर द लास्ट 2 months जो आर देयर। तो बेहतर है कि आप देखें कि इस पे पिटफॉल्स क्या हैं, भर्तियां अच्छी करें। पहले पॉलिटिकल भर्तियां हुई हैं, उनमें भी लोग सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई है, उनमें लोग क्रिमिनल टाइप भी कुछ लोग भर्ती हो चुके हैं जो ऐसे वीडेड होते थे। हमने बहुत मेरिट पे भर्तियां ऐसे की थी कि हमने ये जो सक्खर में IB है वहां से इनके टेस्ट किए, तो आउटसोर्स किया फिजिकल टेस्ट, ताकि ये हमारी इन्वॉल्वमेंट ही ना हो। और अब 2025 हमारे IG ने किए थे, वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इस तरह अगर हम सारे वी मस्ट हैव अ पॉलिटिकल विल एंड मेंटल रिजॉल्व कि हमने इसको ठीक करना है। रेंजर्स ने बहुत अच्छा काम किया, अभी भी अभी हालात खराब है, तो आपको चाहिए। हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा था। उस वक्त जब आर्मी चीफ जनरल राहील थे और बिलाल अकबर साहब थे, आई थिंक जो कमांडर थे, उन्होंने ये फैसला किया, DG रेंजर्स थे आई थिंक, उन्होंने ये फैसला किया था। और उसके बाद जब रेंजर्स ने प्रैक्टिकली काम किया था और हमने देखा था कराची वाज क्लीन, तो अब ऐसा फैसला क्यों नहीं करती हुकूमत? क्या अमर माने हैं? आई थिंक दे शुड डू इट। और रात को पेट्रोलिंग करें। SSP शुड बी आउट इन देयर ओन रिस्पांसिबिलिटी। SP होगा तो DSP और SHO खुद आउट होंगे। ये और नीडल पर पुलिस नहीं नजर आती है। दीज आर थिंग्स टू बी डन। और SHOs के थानों को और रिसोर्सेज दें, उनको अच्छा बनाएं ताकि लोग खुशी से आए, कॉन्फिडेंस से आए और प्रॉब्लम को रिड्रेस किया जाए। दैट इज द इशू वी नीड टू डू इट। ठीक है। और एक ये भी बताइएगा कि पिछली दफ़ा भी आपसे जब बात हुई थी आपने कहा कि प्रोसिक्यूशन का भी प्रॉब्लम है और फिर उसके बाद जब अदालतों में मामला जाता है ये लोग छूट जाते हैं, तो इस वजह से भी हमने अगर मैंने याद हो हमने इसलिए कॉलम बना दिया था कि जी एक मुजरिम कितनी दफा पहले जुर्म कर चुका है, ताकि और फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद प्रोसिक्यूटर कहते हैं इसको बैट करो, ताकि भी प्रोसिक्यूशन
जो एक्शनेबल एविडेंस है वो मिस ना हो जाए, ताकि जज को आसानी रहे। तो ये सारी चीजें करें, हम श्योर अभी करेंगे, उससे हालात तो बेहतर हो जाए। एंड वन लास्ट क्वेश्चन भाई साहब, कैपेसिटी है सिंध पुलिस में, कराची पुलिस में इससे निपटने की, या कैपेसिटी की इश्यूज भी हैं? बिल्कुल कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी है। पुलिस इज वेरी प्रोफेशनल। द ओनली थिंग इज इफ उनको फ्री हैंड और उसके बाद वो अच्छे तरीके से करें तो कोई भी इनके लिए मुश्किल नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद रहे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फॉर्मर होम मिनिस्टर सिंध, केयर टेकर, हमारे साथ मौजूद थे, जो किस बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कैपेसिटी मौजूद है। एक तो ये कि पॉलिटिकल सियासी बुनियादों पे भर्तियां भी ना करें और सियासी बुनियादों पे तैनातियां भी ना करें। सिंध हुकूमत आप ये दोनों काम करते हैं, हमें पता है। सिंध हुकूमत, इट्स नॉट अबाउट सिंध, इट्स अबाउट पंजाब एज वेल। बहुत सी जगहों पे अब काफ़ी हद तक सिस्टम बेहतर हो रहा है, लेकिन जब तक ये तैनातियाँ और ये भर्तियाँ सियासी बुनियादों पे नहीं होंगी, इनका खात्मा नहीं होगा, तब तक इदारे बेहतर नहीं हो सकते। एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता उनसे कि बेहतर परफॉर्म करें। कराची पुलिस को भी अपनी परफॉर्मेंस पे खुद तवज्जो देनी होगी। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज चूँकि ईद के बाद हमने कल बाकायदा तौर पे शोज़ का आगाज़ किया था, तो एक चीज़ जो आप एक एलिमेंट कल आप मिस कर रहे होंगे वो हमारे किचन का एलिमेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे शो के अंदर। तो आज हमने कहा भी ज़रा दोबारा से इंगेज करते हैं। शेफ़ अहमद साहब इज़ बैक टू एक्शन और हमारे साथ आज उनकी हल्की हल्की वो चमचों की आवाज़ें वो आपको आ रही होंगी, उनसे पूछते हैं ज़रा आज क्या बना रहे हैं। सो अहमद, वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो फ्रॉम खैर रमज़ान। कैसी ट्रांजिशन लग रही है आपको ये? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी लग रही है एंड गुज़िश्ता ईद मुबारक थैंक यू आपको भी, आप सब और आपके सारे ऑडियंस को भी। एंड आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एक तो समर्स जो हैं वो पीक पे आ रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी लस्सी हम जो बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ लेमन गार्लिक चिकन एक कॉन्टिनेंटल डिश है जो कि रेस्टोरेंट्स में खाई जाती है। मैं आपके लिए लाया हूँ सस्ते में और हेल्दी वे में, एज यूजुअल, सस्ता और अच्छा। चलें बताइए क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा क्विकली हमें बताइए। आज हम जो है स्क्यूअर्स में लगाया हुआ है हमने अपने चिकन को मैरिनेट करके, ठीक है, जिसके अंदर हमने गार्लिक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया है। इसी के साथ 1 टेबलस्पून हनी का, ब्लैक पेपर का और लेमन जूस, ठीक है, दही में मिला के इसकी मैरिनेशन हमने इसके ऊपर लगाई है। और अब इसको आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। मैं तवे के ऊपर जो है इसको रोस्ट करने ज्यादा टेस्ट अच्छा बारबेक्यू पे करेगा। बारबेक्यू की ही आइटम है ये, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बारबेक्यू नहीं कर सकते तो इसलिए हम इसको आज मैं आपको तवे पे खिलाने वाला हूँ इसको। अच्छा, ये भी एक अच्छा वे है कि चले आई थिंक ये उन लोगों को हेल्प करेगा जिनकी ज्यादा बैचलर लिविंग होती है ना, उनके पास ज्यादा लवाजमात मुयसर नहीं होते, तो वो इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। अहमद, यू डू मेक इट। हम आपकी तरफ वापस आएंगे। तो शेफ अहमद अब्बाद इज बैक विद अस, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, जानने का शौक तो हम सबको होता है ना, खासतौर पे तारीखी लिहाज से। आज वकार अहमद मलिक सेगमेंट माइंड मैटर्स में आपको एक ऐसे यूट्यूब चैनल के बारे में बता रहे हैं जिसमें आपको दुनिया की तारीख को मुख्तलिफ चार्ट्स की शक्ल में जानने में मदद मिलेगी। इंटरेस्टिंग चैनल है, आपको बड़ा हेल्प करेगा, स्पेशली अगर आपका हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट है। देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। डाटा बहुत ज़्यादा है और इसको एक ऐसी शक्ल में लेके आना कि जिससे इसके अंदर एक तफहीम पैदा हो। इसका एक मकसद तो ये होता है जब हम इसको विजुलाइज करते हैं, चाहे वो ग्राफ्स की शक्ल में है, और दूसरा इसका मकसद ये होता है कि बहुत ज़्यादा डाटा को किसी एक ही जगह पे एक मखसूस शक्ल में, यानी उसकी एक शक्ल ऐसे वाजे करना कि हमें उस पूरे डाटा से गो थ्रू ना होना पड़े, बल्कि उसकी एक समराइज्ड शक्ल हो। तो इस हवाले से एक बहुत ही अच्छा चैनल है, मैं उससे बहुत ज़्यादा मदद भी लेता हूँ, और वो है यूजफुल चार्ट्स। इसमें हर चीज़ जो है वो चार्ट्स से बताई गई है, वो चार्ट से समझाई गई है। मेरे इसमें आपको मैं अपने फेवरेट बता सकता हूँ। इसमें जो मेरा फेवरेट एक है वो है टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री और टाइमलाइन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी पूरी दुनिया की तारीख उन्होंने चार्ट में समेटी। अच्छा, वैसे ये चार्ट आप खरीद भी सकते हैं, उसके वाले से भी वहाँ पे है कोई उन्होंने URL दिया हुआ है, जो कोई एड्रेस दिया हुआ है। बट अदरवाइज अगर आप ना भी खरीदें और इसमें सिर्फ आप देखें कि किस तरीके से एनिमेशन के थ्रू आपको उन्होंने इतनी खूबसूरती से पूरी दुनिया की तारीख समझाई है और क्या खूबसूरती से वो समराइज की है। वो चाहे दुनिया की तारीख हो, चाहे यूरोप की तारीख हो, चाहे अफ्रीका की तारीख हो। अब जब अफ्रीका की तारीख में आप जाएंगे तो मुख्तलिफ ट्राइब्स और जितने भी किंग्स गुजरे और ये तमाम जो चीज़ें हैं, इन तमाम मालूमात को उन्होंने ग्राफ की शक्ल में समराइज्ड किया है, उसको एक खुलासे की शक्ल में ऐसे पेश किया है कि आपके अंदर एक मैप बन जाता है पूरी हिस्ट्री का। बिल्कुल इस तरह जब दुनिया की तारीख का आप वो चार्ट देखते हैं तो पूरी दुनिया की तारीख का एक मैप बन जाता है।
और वो जो मैप है, वो जो सीक्वेंस है, वो बहुत ज़रूरी होता है। हम अमूमी तौर पे जो रोमन बादशाह हैं उनके हवाले से सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन एक चार्ट आप उठाते हैं, इसमें से यानी एक वीडियो उठाते हैं और उसको प्ले करते हैं, उसको आपको मालूम होता है कि वो जितने भी रोमन बादशाह हैं उनके हवाले से ये चार्ट है। तो हमें एक्चुअली हर रोमन बादशाह के एग्जैक्ट प्लेस या वो कब आया और किसके बाद आया और उसके बाद कौन आया, इसका हकीकी तौर पे इदराक हो जाता है। बिल्कुल इस तरह आप एक चार्ट उठाइए पीरियोडिक टेबल के हवाले से। पीरियोडिक टेबल जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से हो के गुजर के इसकी भी एक एवोल्यूशन है, इसका भी एक इर्तका हुआ है। तो ये इस शक्ल में जो अब हम देखते हैं इस पीरियोडिक टेबल में, इस शक्ल में ये हम तक कैसे पहुंचा, ये इसने कौन से मदारिज तय किए, इससे पहले इसकी शक्लें क्या थी, इस पे एक बहुत ही कमाल वीडियो जो है इसी चैनल में यूजफुल चार्ट्स में आपको मिलेगी। एक और बहुत ही दिलचस्प वीडियो जो है वो है अल्फ़ाबेट्स के वाले से, जो हरूफ तहज्जी हैं इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। ये बहुत ही कमाल चीज़ है। ना सिर्फ ये कि इसके जितने भी एक एक हर्फ है उसका पस मंज़र बताया गया है कि ये इस शक्ल में ये हर्फ को आने में कौन से मदारिज तय करने पड़े, बल्कि इसके अलावा जो राइटिंग सिस्टम है दुनिया का, वो डिफरेंट राइटिंग सिस्टम जो हैं वो कैसे उनका ओरिजिन एक है और उसके बाद जो किस तरह वो जुदा हुए और किस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी ज़ाती शनाख्तें कायम की। ये तमाम जो एवोल्यूशन है, ये जो इर्तिका है राइटिंग सिस्टम का और फिर जो अल्फ़ाबेट्स का, इसके हवाले से भी जो चार्ट से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ज़्यादा एक वाज़ेह शक्ल जो है वो हमारे ज़हन में आ जाती है। अच्छा, इसमें जो मेरा सबसे फेवरेट और पसंदीदा है वो एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। लाइफ का ओरिजिन और ओरिजिन के बाद जिस तरह वो इर्तिका हुआ है, जिस तरह वो मुख्तलिफ शाखों में गई है, और यहाँ पे ट्री को ही एक एनालॉजी के तौर पे लिया गया है, एक मिसाल के तौर पे लिया गया, और उसके बाद मुख्तलिफ ब्रांचेस को और इन चीज़ों को दिखाया गया है। और देखिए वो एक चार्ट जब आपके पास आ जाता है तो वो जनरली एक खाका होता है, वो एक खुलासा होता है। उसके अंदर अगर मज़ीद डिटेल आप जानना चाहें तो वो भी आपको यकीनी तौर पे आप वो जान सकते हैं, वो तफसीलात जान सकते हैं। लेकिन ढंग से सवाल पूछने के लिए भी तो कुछ इल्म चाहिए होता है। जब तक आपके पास वो आधा इल्म नहीं होता तो आप ढंग से सवाल भी नहीं पूछ सकते। गूगल भी बेबस होता है। सो गूगल जो है वो तभी करामद होता है जब आपके पास उससे पूछने के लिए एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी हो। ये टर्मिनोलॉजी जो है ये आपको इसी यूजफुल चार्ट्स का जो यूट्यूब चैनल है इससे मिल सकती है, और ओवरऑल जो है वो चीज़ें जो समराइज करके यहाँ बताई गई हैं वो आपको हो सकता है। इस्लाम है, मुख्तलिफ अदियान हैं, इनके हवाले से बहुत ही कमाल अंदाज से हिस्ट्री जो है वो सिर्फ चार्ट में बता दी गई है। तो इससे बेसिकली होता ही है कि आपके पास एक खुलासा, एक खाका सा आ जाता है हिस्ट्री के उस सब्जेक्ट का जिसका आप मुताला करना चाहते हैं। यूजफुल चार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वाश की, जहाँ पे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपनी धाक बिठा दी है। आपने खबर पढ़ी होगी, हमने आपको बताई भी थी, लेकिन आज ज़रा हमने कहा इसका फर्दर डेवलपमेंट इस पे क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। 5 टाइटल पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वाश में अपने नाम किए हैं। अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो पाकिस्तान से 2 बहनों जिसमें माविश शामिल हैं और मानूर शामिल हैं, उन्होंने अंडर 17 कैटेगरी में, माविश ने इन पर्टिकुलर फाइनल में मलेशियन खिलाड़ी को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया, जबकि मानूर ने अंडर 13 कैटेगरी में जापानीज प्लेयर को हराया। दूसरी जानिब बॉयज़ की अगर बात करें तो बॉयज़ कैटेगरी में भी पाकिस्तान पीछे नहीं रहा। पाकिस्तान के उज़ैफ़ा शाहिद ने अंडर 13 कैटेगरी के अंदर टाइटल अपने नाम किया। इब्राहिम ज़ेब ने अंडर 17 कैटेगरी में, और याहिया खान ने अंडर 15 कैटेगरी के अंदर जो टाइटल है वो अपने नाम किया। ऐसा कैसे हो सकता है कोई पाकिस्तानी किसी भी फील्ड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करे, बहुत अच्छा प्रूव करे अपने आप को, और वो हमारे शो का हिस्सा न बने। इस वक्त हमारे साथ उज़ैफ़ा शाहिद मौजूद हैं जिन्होंने अंडर 13 कैटेगरी के अंदर ये जूनियर टाइटल अपने नाम किया, और उनके साथ मौजूद हैं नवीद आलम जो कि उनके कोच हैं। उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे, और दोनों हमें इस वक्त ज्वाइन करें लाइव। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हुज़ैफ़ा एंड नवीद। आई होप आप ठीक ठाक हैं। कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत खुशी हुई हमें, आपने टाइटल जीता। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक आपको इस टाइटल के जीतने पर। कैसी फीलिंग है हुज़ैफ़ा टाइटल जीतने पे? बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत खुश फील कर रहा हूँ कि इतना बड़ा टाइटल मैंने जीता। प्लैटिनियम इवेंट ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन मेलबर्न में, और इन सब के पीछे मेरे कोच की बहुत मेहनत है, और सर नवीद आलम की, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। और इस इवेंट से 2-3 महीने पहले से हम लोग बहुत टफ ट्रेनिंग कर रहे थे। सर नवीद मुझे बहुत अच्छा ट्रेनिंग कर रहे थे, और फिटनेस सेशन ये वो, और उसकी वजह से मैं जाके सब प्लेयरों को मैंने हराया। उम्मीद थी जीत के आओगे हुज़ैफ़ा? उम्मीद थी आपको?
जी, जिस तरह मैं ट्रेनिंग कर रहा था, जिस तरह हार्ड वर्क कर रहा था, तो उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाऊँ और पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर कर पाऊँ मैं। सो जब आपने आखिरी पॉइंट लिया, सबसे पहले मैं नवीद से भी बात करूंगा, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं, जब आपने आखिरी पॉइंट लिया, व्हाट वाज द फीलिंग एट दैट टाइम व्हेन यू मेड इट? जब लास्ट पॉइंट लिया तो बहुत ही खुशी की इंतहानी थी कि इतना बड़ा टाइटल मैं जीत लिया और पाकिस्तान को मतलब हाई लेवल पे ले आया। पाकिस्तान का फ्लैग मैंने ऊपर करा। सब कंट्रीज़ में 18 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा था इस इवेंट में, और जो कि प्लैटिनम इवेंट है। लास्ट टाइम भी मैं जीता हूँ, गोल्ड इवेंट था मलेशिया में, वो इंटरनेशनल इवेंट एशियन जूनियर का, पर ये प्लैटिनम, ये उससे भी बड़ा इवेंट था, तो ऑब्वियसली बहुत खुश था ये वाला मैच जीत कर मैं। ज़बरदस्त होना भी चाहिए था डेफिनेटली, आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है नवीद। डेफिनेटली कोच का बहुत बड़ा रोल होता है भाई, आपकी बहुत बड़ी मेहनत होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत होगी उज़ैफ़ा को ट्रेन करने में और बाकी प्लेयर्स को भी। इन पर्टिकुलर इस मुकाबले के हवाले से और इस टूर्नामेंट के हवाले से उज़ैफ़ा के ऊपर किस टाइप का फोकस आपने रखा, किन खतूत के ऊपर आपने ट्रेनिंग की, जिसके बाद उज़ैफ़ा ने इतना बड़ा टाइटल जीता, मैं आपसे जानना चाहूँगा। पिछले तकरीबन 3 महीने से हम लोग इसके ऊपर फोकस हुए हुए थे, स्पेशली इस इवेंट के ऊपर ना। हम सारी चीज़ों पे, इसके डाइट का, फिटनेस का, स्किल का, सारी चीज़ों का प्रोग्राम बना के हम काम कर रहे थे और बिल्कुल इवेंट के लिए हम रेडी हो रहे थे। और काफ़ी खुश हुए, अल्लाह का शुक्र है कि टाइटल हमारे पास आया। जिस तरह हमने प्लानिंग की थी वैसी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान का फ्लैग ऊंचा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा क्या मुझे था? इस चीज़ की खुशी है कि जिस डिपार्टमेंट से ये बिलोंग करता है, पाकिस्तान नेवी से, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस डिपार्टमेंट का नाम भी बुलंद किया। तो मुझे बड़ी खुशी है, अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। चले हम पाकिस्तान नेवी को भी ट्रिब्यूट देते हैं, खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया उज़ैफ़ा को और वो जाके टाइटल जीता पाकिस्तान के लिए। उज़ैफ़ा किस तरह, उज़ैफ़ा की जो गेम प्लान था नवीद, वो किस तरीके से मुख्तलिफ, क्या बाकी प्लेयर्स से इसका जो स्किल था, जो टेक्निक थी वो ज़्यादा बेहतर थी, इसकी फिटनेस अच्छी थी, इसका फोकस अच्छा था, क्या ऐसा था जो उज़ैफ़ा को बाकी प्लेयर से मुनफरिद बना रहा था, या जिस पे आपको लगता था कि ये ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से ही कैन विन द टाइटल? क्वार्टर फाइनल हमने थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस की थी क्वार्टर फाइनल में, बिकॉज बहुत टफ मैच था क्वार्टर फाइनल। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह इसको हमने गाइड किया था, जो हमने इसका गेम चेंज करवाया था, ही कुड मैनेज द गेम्स एंड फाइनली क्वार्टर फाइनल जीतने में कामयाब रहा। बिकॉज क्वार्टर फाइनल उनका ऑस्ट्रेलियन के पेट से था, वो एक क्राउड का प्रेशर होता है, वो उनको होम ग्राउंड होता है, एक प्रेशर था। बिकॉज उज़ैफ़ा के बाद इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट अल्लाह का शुक्र है हमने उसको मैनेज कर सके। ठीक है। एक वक्त था जब पाकिस्तान एयरफोर्स अब भी वैसे बड़ा सपोर्ट करती है स्क्वाश को, वी गॉट टू नो कि अब भी इस समल के अंदर उनका बड़ा हिस्सा रहा है और अदरवाइज कोई स्पॉन्सर नहीं था। पाकिस्तान में कैसी नवीद इस वक्त इंतजामात मौजूद हैं, कैसी सपोर्ट है स्क्वाश को लेकर? क्या एक आम बच्चा भी आ सकता है इसके अंदर, आम पब्लिक स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से उठ के, या फिर आपको लगता है कि नहीं, स्पेसिफिकली आपके कुछ सर्टन कॉन्टेक्ट्स होंगे, लिंक्स होंगे, फोर्सेस से आपका ताल्लुक होगा, शायद उस वक्त कोई आपका ग्राउंड बन सकता है? क्या है स्क्वाश की करंट सिचुएशन, क्या है हमारे यहाँ? सर, अगर मैं बात करूं अपने डिपार्टमेंट की, तो रिसेंटली हमारे जो कमांडर तोक़ी अहमद साहब है, कैप्टन पाकिस्तान नेवी है, तो वो एक्चुअली स्क्वाश के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब उनको कुछ वो नहीं है कि कौन सा बच्चा कहाँ खेलता है, वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को उठाना चाह रहे हैं जो बच्चे रियली स्क्वाश खेलना चाह रहे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने 9 बच्चों को पाकिस्तान नेवी में तक कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है। अच्छा। अपने ब्याह पर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं स्क्वाश को। अभी रिसेंटली हम जब ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, हम 4 बंदे ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, हमने काफ़ी डिफिकल्टी फेस की स्टार्टिंग में कुछ टिकट के हवाले से भी, बट एट द एंड जो है वो सारे इंतजाम जो है ना, तकरीबन सारे इंतजाम हमें पाकिस्तान नेवी ने करके दिए। स्पेशल चौकी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो ये पाकिस्तान नेवी का तकरीबन 5 लाख का अहम रोल रहा है इसमें। ठीक है, ज़बरदस्त है। तो वैसे हमारे पास जो प्लेइंग कोर्ट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के तो हमारे पास रहे हैं, हमने बड़े चैंपियंस पैदा किए हैं। क्या अब भी वो कोर्ट्स ऑपरेशनल हैं जो स्क्वाश के लिए हैं, या आपको लगता है नहीं ऑब्सोलीट हो गए हैं, नए बनाने की ज़रूरत है? और क्या ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है नवीद साहब? अभी गेम तो ऑफ कोर्स बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। और जिस तरह हम बेस करते हैं वो रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है, ये वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ जहांगीर खान साहब खुद ट्रेनिंग किया करते थे, उनके फादर किया करते थे। और अभी रिसेंटली यहाँ पर 4 ग्लास कोर्ट बनाया है पाकिस्तान नेवी ने, जो
वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉच कोर्ट है पाकिस्तान का, और सेकंड 4 साइड ग्लास कोर्ट है। ठीक है। ओके उज़ैफा, वक्त खत्म हो रहा है। एक तो ये कि आप अपना मेडल जो आपने पहना हुआ है, मैं चाहता हूँ जरा थोड़ा सा डिस्प्ले करें, जरा फुल स्क्रीन अगर आप दिखा सके जी। मेडल हम चाहते हैं, उज़ैफा की बहुत बड़ी विक्ट्री है। उज़ैफा ग्रेट, प्राउड ऑफ यू यार। और इसके साथ साथ आपने इससे पहले भी कोई मेडल जीता आई बिलीव, उसके बारे में भी एनीथिंग दैट यू लाइक टू से उज़ैफा इन द एंड, कुछ भी कहना चाहो अपने पेरेंट्स को, अपने कोच को, जिन लोगों ने प्ले किया एक रोल आपकी इस सक्सेस के अंदर। बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अल्लाह का शुक्र है जो सारी चीज़ें सुपरवाइज जो अंडर द सुपरवाइज होती हैं वो हमें जहांगीर खान साहब की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है ट्रेनिंग के हवाले से। किसी जगह पर हम फंस जाते हैं तो जहांगीर भाई की हमें रहनुमाई 100% मिल जाती है। ठीक है कि किस तरह प्लेयर को कहाँ से किस तरह निकालना है, कौन सी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस होकर काम करवाना है। ठीक है उज़ैफा, वन लास्ट वर्ड, एनीथिंग दैट यू लाइक टू से उज़ैफा? बिल्कुल ठीक है, करेक्ट उज़ैफा। बस बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान नेवी का, अपने कोच सर नवीद आलम का, अपने पेरेंट्स को ही सपोर्ट ऑलवेज अ लॉट एंड सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत फादर का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि फादर इतनी मतलब इतना सब कुछ करते हैं मेरे लिए, इतना सब कुछ मतलब लाना ले जाना, गेम खिलाना, मेरी सबके लिए बेस्ट विशेस है। और मैं आपके बिहाफ पे, पाकिस्तान के बिहाफ पे, आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का, आपके कोचेस का, सबका, और आपके स्पॉन्सर्स का, पाकिस्तान नेवी का आपने मेंशन किया, सबको हम भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उनका कि उन्होंने ये एफर्ट की। और उसके साथ साथ जो बाकी स्पॉन्सर है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनसे भी गुजारिश करना चाहते हैं कि इन प्लेयर्स को सपोर्ट करें, इनके साथ खड़े हों। ये सिर्फ आपका लोगो नहीं, पाकिस्तान का झंडा लेकर दुनिया में जाएंगे और दोनों का नाम रोशन करेंगे। दोनों हमारे लिए बहुत अहम होंगे, आपका काम भी और ओबियसली पाकिस्तान का झंडा तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ही हमारी। इस पॉइंट के ऊपर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और आपको पता है हमने एक रेसिपी बनाना शुरू की थी, किचन के अंदर एक डिश बनाना शुरू की थी, तकरीबन बन गई है। अहमद अमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बगैर किसी तवक्कुफ के ज़रा उनसे जानते हैं कि कहाँ तक मुकम्मल कर पाए वो लेमन which one? Garlic chicken? लेमन गार्लिक चिकन। लेमन गार्लिक चिकन। सो ओवर टू यू अहमद, कहाँ तक पहुँचे आप? जी लेमन गार्लिक चिकन हमने इमरान भाई बना लिया है। ओके। और लेमन गार्लिक एंड विद दैट स्ट्रॉबेरी लस्सी। स्ट्रॉबेरी लस्सी। ओके। लेमन गार्लिक चिकन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लेमन है और गार्लिक का चढ़तापन है। ठीक है, ठीक है। दोबारा से मैं एक बार रेसिपी आपको बता दूं। ज़रूर। हमने 2 टेबल स्पून दही लिया आधा किलो चिकन में, 1 टेबल स्पून जो है हमने ऑरिगानो डाला, 3 टेबल स्पून इसमें गार्लिक डाला, 1 टेबल स्पून हनी डाला बैलेंस करने के लिए, और 2 टेबल स्पून हमने इसमें लेमन जूस डाला। ओके। और हाफ टी स्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर डाली। ठीक है। डालने के बाद हमने जब ये कंप्लीट हो गया तो हमने इसको तवे के ऊपर जो है वो रोस्ट कर लिया। ठीक है। आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं और ये बारबेक्यू का एक नया फ्लेवर भी है। अच्छा। जो हम टिक्का फ्लेवर बनाते हैं या फजीदा फ्लेवर बनाते हैं या तंदूरी चिकन बनाते हैं, ये एक हट के चीज़ है। ओके। तो ये बड़ी अच्छी सी आइटम है और इसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है गर्मियाँ आ चुकी हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला हम अपने जो गर्मियों के असर को ज़ायल करने के लिए उसमें जो है वो ड्रिंक्स ऐड करेंगे। एंड इसके अंदर जो आज हम करने जा रहे हैं हमारा अपना देसी ड्रिंक लस्सी। ठीक है। और लस्सी के अंदर फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी का। ठीक है, इसको कैसे बनाया आपने, क्विकली बताइए हमें। इसमें हमने आधा किलो दही लिया और 400 ग्राम जो है हमने स्ट्रॉबेरी लिए, इन दोनों को ब्लेंड कर दिया, थोड़ा सा बीच में हनी ऐड किया है मैंने। ओके। शुगर के साथ नहीं किया। ठीक है। और थोड़ा सा मेरी अपनी इसमें इन्फ्यूजन है कि मैंने इसमें कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया। अच्छा। उससे जो है वो एक जो दही का जो फ्लेवर आता है या किसी को स्मेल नहीं पसंद तो वो एक टच देता है, वो खत्म हो जाती है उसकी जो स्मेल वगैरह, कोकोनट से टेक ओवर कर लेता है। और उसके बाद जो उसका फ्लेवर आता है ना वो जबरदस्त। फाइनली दिखा दें, प्रेजेंटेशन हमारी रेडी है, और स्ट्रॉबेरी लस्सी विद गार्लिक लेमन चिकन इट्स रेडी, और ये आप गार्निशिंग होती देख रहे हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी चलें जी हनी की, ये हनी है जी। ओके चलें जी, फाइनली हमारी आज की रेसिपी तैयार है। शेफ अहमद अम्माद की ये ज़बरदस्ती रेसिपी, जिन्होंने कहा कि आप नॉर्मली टिक्का फजीता वगैरह खाते हैं, एक नई रेसिपी आपके ये लेमन गार्लिक चिकन की आप घर पे बना सकते हैं और कम खर्च बाला नशी अंदाज में बना सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको रेसिपी पसंद आई और ये रेसिपी जो प्रोग्राम की थी ये भी आपको पसंद आई। कल आपसे दोबारा मिलेंगे, ख्याल रखिए, अच्छा सा दिन गुजारिए, अल्लाह हाफ़िज़।